हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएँ कहाँ से आती है? आपने पढ़ा है कि भूपट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती है। भूपट्टी क्रस्ट कौन सा खनिज पाया जाता है? सियाल, सिलिका, अल्मुनियम। ये हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, सभी खनिजों से बना है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, अल्मुनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांत को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। ये पूछा गया प्रश्न है, चमक कौन प्रदान करता है? अभ्रक। चमक हो गया आपका अभ्रक, माइका। ये आपका पूछा गया है बीपीएससी टीचर में इसी बार। और कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, दांतों को गलने से कौन रखता है? फ्लूराइड। और ये आपका अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड जो से सफ़ेद बनाए जाते हैं। ये आपका सफ़ेद किससे बनाया जाता है? टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड से। ये इम्पोर्टेंट है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों है? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद हो गया आपका जियोग्राफर और भूवैज्ञानिक हो गया जियोलॉजिस्ट। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। ये आपका खनिजों का वर्गीकरण को दिखाया गया है। खनिज आपका धात्विक होता है, अधात्विक होता है और ऊर्जा खनिज होता है। धात्विक में आ गया आपका लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। और लौह
जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। और धात्विक में जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना चूना पत्थर और आपका संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों तथा तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयस्क किसको कहते हैं? आपका प्रकृति में तत्व जिस अवस्था में मिलता है उसे खनिज कहते हैं, और तथा जिस खनिज से धातु को प्राप्त की जाए उसे अयस्क कहते हैं। खनिज का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में होते हैं। अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों तथा परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला, कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अपसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ये पूछा जाता है अपसादी चट्टानों में कौन कौन सा पाया जाता है? आपका कोयला पाया जाएगा, फिर आपका संगमरमर और ये जिप्सम, पोटाश, नमक। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली व अपशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। बॉक्साइट का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम। ये कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेस्पर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अधिकांश व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सामर्थ्य कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल ही परग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में मैंगनीज ग्रंथियों में धनी है। महासागर में आपका कौन सा है? महासागर में आपका मैंगनीज ज़्यादा पाया जाएगा। एक रोचक तथ्य, रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) आपका 2010 में स्थापना हुआ था, ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ये रैट होल मेघालय का जनजाति जोवाई और चेरापूंजी, ये इंपॉर्टेंट है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार सहित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और
पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टान, तलछटी मतलब हो गया अपसादी चट्टान में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक औलो खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप तथा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत में उच्च कोटि के लोहा संयुक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क है। ये पूछा जाता है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। ये भी पूछा जाता है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ है। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों में हुआ था। लौह अयस्क के लिए ऐसे भी लौह अयस्क के लिए आपका उड़ीसा ही ज़्यादा उत्पादन करता है। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ी बैल की डील हम्प से मिलती जुलती है, जिसके कारण यह इसका नाम पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लौह अयस्क का खदान दिखाया गया इसमें। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ। उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमाटाइट किस्म के लौह अयस्क मयूरभंज व कुंदेझुर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मयूरभंज उड़ीसा और ये आपका सिंहभूम कहाँ, झारखंड। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। ये आपका बेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से किसको भेजता है, जापान और साउथ कोरिया ना, हाँ साउथ कोरिया को। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के अवस्थित कुद्रेमुख की खानी 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन तथा द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटका में, पूछा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरगांव पत्तन से
इसका निर्यात किया जाता है। ये कहाँ है आपका? गोवा में। मैंगनीज, मैंगनीज का मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात के विनिर्माण में मैंगनीज, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, मैंगनीज। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक। मैंगनीज उत्पादन में राज्यों का अंश है, दिखाया गया है। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नहीं, उड़ीसा नहीं है अभी ये आपका है मध्य प्रदेश। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 यहीं से प्राप्त हुआ। ये आपका कुछ मैप है, ये मैप के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। ये आपका खनिजों का वितरण दिखाया गया है। हम लोग लौह अयस्क खदान को देखते हैं। ये आपका मयूरभंज हो गया उड़ीसा, और आपका क्या है, गोवा है ना, ये गोवा भी आपका उड़ीसा हो गया। केंदुझर भी आपका उड़ीसा हो गया। ये आपका बेलाडीला, ये आपका छत्तीसगढ़। और चंद्रपुर भी आपका हो गया। चंद्रपुर कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों में है। ये रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र। गोवा आपका गोवा में ही है। और बल्लारी कहाँ है भाई? बल्लारी भी आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका में चित्रदुर्ग, कर्नाटका। कुद्रेमुख बहुत बार पूछा गया है, कर्नाटका। और तुमकुरू भी आपका कर्नाटका। चिकमंगलुरु कर्नाटका। और कौन सा बच गया? ये आपका हो गया, ये हो गया। ये बैलाडीला क्या है? यहाँ से विशाखापट्टनम से भारत भेजता है जापान और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। अलौह खनिज, भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा, भारत में तांबे का भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातुवर्धीय, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश के लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान के खेतड़ी खदानें में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी खदान कितने बार पूछा है? राजस्थान। और ये आपका सिंहभूम भी पूछा जाता है, झारखंड। ये आपका तांबा खदान को दिखाया गया है। बॉक्साइट, इसका अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धिता भी पाई जाती है। ये आपका हो गया बॉक्साइट, उड़ीसा सबसे ज़्यादा, उसके बाद झारखंड। ये आपका बॉक्साइट खदान को दिखाया गया है। बॉक्साइट खदान को दिखाया गया है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में है। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। उड़ीसा हो गया बॉक्साइट के लिए। एक रोचक तथ्य को दिखाया गया है। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को
सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। उस टाइम हम लोग पैदा होते तो सोने के बर्तन में खाते। अधात्विक खनिज अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च पैरावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में से एक है। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब अभ्रक को यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है आपका। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठार किनारों में पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी में भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। ये पूछा जाता है, अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका नेल्लोर हो गया, और बिहार में हो गया गया हो गया, और आपका ये कौन सा हजारीबाग हो गया झारखंड, और राजस्थान में हो गया अजमेर, और एक है वयावर, ये लिख लीजिएगा वयावर। चट्टानी खनिज चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योगों का एक आधारभूत कच्चा माल है और लौह परगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर को दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा कौन है, आपका राजस्थान है। चूना पत्थर यहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियमन और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम खतरे को दिखाया गया है, या केस स्टडी है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको रोक करके। पर वायु प्रदूषण दिखाया गया है इसमें। फेफड़ा संबंधी बीमारियां होता है, धुएं से सांस लेने पर फेफड़ों संबंधी रोग पाया जाता है इसमें। खनिजों का संरक्षण हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असमर्थ अंश है, अर्थात भूपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों का प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य परिस्थापनों तथा उपयोग भविष्य में हमारे खनिजों संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधनों
ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत दोनों, जल विद्युत तथा ताप विद्युत सम्मिलित है। ये पूछ सकता है ये आपका जल विद्युत और ताप विद्युत कैसा है, तो परंपरागत है, परंपरागत है आपका। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। गैर परंपरागत अगर पूछेगा तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। कन्फ्यूजन आपका भूतापीय में होगा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा में होगा। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत के कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि वाला भूरा कोयला होता है। ये पूछा जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कैसा कोयला है? भूरा कोयला। भूरा कोयला अधिकतर आपका कहाँ पड़ेगा? निवेली कहाँ? तमिलनाडु। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक, ये कोयला खदान को दिखाया गया है। ये आपका कुछ मैप है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कोयला खाने कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये आपका निवेली हो गया। निवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। ये आपका भूरा कोयला। भूरा कोयला। ये आपका सिंगरेनी हो गया। ये आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ये तलचर आपका उड़ीसा। उड़ीसा। ये कोरबा पूछा जाता है, छत्तीसगढ़। ये सिंगरौली है। ये सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश। बोकारो झरिया कहाँ है? झारखंड। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल। और ये आपका डिगबोई आपका असम हो गया। और ये आपका ये है नहरकटिया है, मोरन है और मेकुम है। ये सारे असम में पाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। एक ही राज्य है। ये आपका कलोल बड़ोदरा हो गया, गुजरात हो गया। ये आपका तेल क्षेत्र है। तेल क्षेत्र आपका पूछा जाता है विजयपुर कहाँ हो गया आपका? विजयपुर हो गया आपका मध्य प्रदेश। ये जगदीशपुर हो गया आपका औरैया। ये पूछा जाता है कलोल बड़ोदरा। कोयला खदान का बाह्य दृश्य को दिखाया गया है। लिग्नाइट के भंडार तमिलनाडु के निवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है।
एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ये आपका एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, उसके बाद फिर बिटुमिनस, फिर आपका लिग्नेनाइट और उसके बाद पिट कोयला। ABLP एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नेनाइट और आपका ये हो गया पिट कोयला। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल में क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। झरिया आपका हो गया झारखंड, रानीगंज हो गया आपका वेस्ट बंगाल, बोकारो हो गया झारखंड। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोन एवं वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले का जमाव पाया जाता है। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग कटने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक, अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग के शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती स्पंद पर्दे तेल को ऊपरी उठने के नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपरी पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक है। भारत के मानचित्र के 3 प्रमुख अपघटीय तेल के चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक है। डिगबोई, नरकटिया और मोरन हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये पूछा जाता है। अंकलेश्वर आपका कहाँ, गुजरात में हो गया। और आपका ये डिगबोई, नहरकटिया, मोरन हगरू जन ये कहाँ हो गया, असम। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन CNG और घरों में खाना पकाने वाले ईंधन PNG के रूप में भी उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी घाट तट पर पाए जाते हैं जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी घाट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज है। ये आपका दिखाया गया है, ये तापीय हो गया। ये परमाणु को देख सकते हैं, ये आपका परमाणु हो गया, आणविक परमाणु। ये पूछा जाता है। कलपक्कम कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है, आपका कर्नाटका में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, और ये काकरापारा गुजरात ये, और ये रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। नरौरा कहाँ है, तो यूपी में हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, आप लोग लिख लीजिएगा।
नरोरा आपका हो गया यूपी, और कैगा आपका कर्नाटका, और काकरापारा, काकरापारा हो गया, काकरापारा हो गया गुजरात। कलपक्कम, कलपक्कम ये आपका हो गया तमिलनाडु, और तारापुर, तारापुर आपका हो गया महाराष्ट्र। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है, और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचाने की संभावना है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पादन करता है, और अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजना है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। भाखड़ा नाकल बांध हो गया सतलज नदी पर, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे नोट में लिख लीजिएगा। बहते बहते हुए जल विद्युत, बहते हुए जल विद्युत क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय हो जाएगा। और कोयला, पेट्रोलियम को जलाने से क्या हो जाएगा? वो नवीकरणीय, वो नवीकरणीय हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया गया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। गैर परंपरागत कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ वाला ऊर्जा हो जाएगा। भारत में धूप जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बहुत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, जो झारखंड और राजस्थानी की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट रेत में कौन सा पाया जाता है? ये आपका थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल में। ये पूछा गया प्रश्न है। सौर ऊर्जा।
भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये फोटोवोल्टिक फोटोवोल्टिक सेल आइंस्टीन की खोज है। आइंस्टीन की खोज है ये। और आपका आईएसए क्या हो गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कब किया गया था? ये पीएम मोदी के द्वारा COP21 में कहाँ किया गया था? ये आपका फ्रांस पेरिस में किया गया था। और ये पूछा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका स्थापना कब किया गया था? 2015 में। ये इम्पोर्टेंट है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। ये कुछ दिखाया गया है। सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण को दिखाया गया है। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ये आपका कहाँ हो जाएगा? नागरकोइल, तमिलनाडु। पवन चक्की नागरकोइल को दिखाया गया है। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने से सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। ये आपका बायोगैस को दिखाया गया है। इसमें आपका मीथेन पाया जाएगा, ज़्यादातर मीथेन। और क्या है ये? हाँ, ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इसे संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पर पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। ये ज्वार भाटा से हम लोग कर सकते हैं। ज्वार भाटा के कारण आपका ये क्या कहते हैं, टरबाइन को यूज कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा को। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुदूर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से तप्त हो जाती है। मतलब ज़्यादा गर्मी होगा अंदर ड्रिलिंग करने पर। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर
तप्त हो जाता है, यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का प्रयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनकी विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी। ये पूछा जाता है, पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। और ये मणिकरण, मणिकरण ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये एक ऐसा है भूतापीय को हम लोग नवीकरणीय और क्या है, गैर परंपरागत है। ये गैर परंपरागत है, ये पूछा जाता है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। तापीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? और नवीकरणीय और परंपरागत है। ये परंपरागत है, ये तापीय ऊर्जा हो गया। और भूतापीय को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय और गैर परंपरागत। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? किसके लिए? अभ्रक। और आपका बिहार में हो गया, बिहार में गया। सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है, उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? तलछटी चट्टान, इसको हम लोग अवसादी चट्टान भी कहते हैं, अवसादी चट्टान भी कहते हैं। इसमें कोयला पाया जाएगा, संगमरमर पाया जाएगा, और इंग्लिश में सेडिमेंट्री। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? केरल में। और तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।